अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से, जो कि बदलना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 दहाइयों से हम ये देख रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीली के बायस जो मौसम का पैटर्न है उसमें काफ़ी तब्दीली आई है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मुल्क में अभी बारिशों का एक और स्पेल आना बाकी है, जिसके बाद सर्दी का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। और मुल्क के बेशतर हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है। दिन और रात के दर्जा हरारत की बात करें तो उनमें नुमाया फ़र्क भी महसूस किया जा रहा है। बारिशों के एक स्पेल के बाद एक और स्पेल मुतवक्के है और जिसके बाद दर्जा हरारत में नुमाया तब्दीली आएगी। ड्राई स्पेल के बाद फिर जो धुंध का सीज़न है वो शुरू हो जाएगा, जबकि आइंदा दिनों में जो दर्जा हरारत है उसमें 2 से 3 डिग्री का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद हवा में खुनकी मज़ीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात के इस हवाले से मज़ीद कहना है कि चंद दिनों के दौरान जो दर्जा हरारत है वो मुतदल रहेगा, जबकि रात के दर्जा हरारत में कमी आएगी। तो ये थी मौसम की अपडेट। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। अनवारुल हक काकड़ का बड़ा बयान, पीटीआई सख्ते में। इसराइल को तस्लीम करने का प्रेशर एक बार फिर खबरों में। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने की उम्मीद दिला दी और इंजेक्शन से बिनाई जाने का मामला, हुकूमत नाअहल या नाकाम। सबसे पहले बात करेंगे इसराइल के हवाले से। अपने एक इंटरव्यू में इसराइली वजीर खारजा अली कोहन ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब के बाद इसराइल से ताल्लुकात कायम करने वाले 6 या 7 ममालिक का ताल्लुक एशिया और अफ्रीका से होगा। अली कोहन का इस हवाले से कहना था कि इसराइली वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरब के साथ अमन का मतलब मुस्लिम दुनिया और यहूदियों के दरमियान अमन कहा जा रहा है इसको। अली कोहन ने कहा कि उन्होंने कई ऐसे मुस्लिम ममालिक के एहलकारों से मुलाकात की है और जिन ममालिक और इसराइल के दरमियान कोई भी रस्मी ताल्लुक नहीं है। कोहन ने पिछले माह इंकशाफ किया था कि उनकी लीबिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है, जिस पर हमने देखा कि नजला मनकूश को ना सिर्फ ओहदा बल्कि मुल्क भी छोड़ना पड़ गया था। और अब इस हवाले से उनके खिलाफ तहकीकात भी की जा रही हैं कि उन्होंने ये मुलाकात क्यों की। दूसरी जानिब सऊदी अरब के कौमी दिन पर इसराइल की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। इसराइल का कहना था कि सऊदी शाह सऊदी हुकूमत और अवाम को मुखलिसाना मुबारकबाद पेश करता है। इस हवाले से कुछ चामगोइयाँ पाकिस्तान में भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं कि शायद पाकिस्तान सऊदी अरब के प्रेशर में ना आ जाए और इसराइल के साथ ताल्लुकात ना कायम कर ले। लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी ने इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के मामले पर 2 टोक अंदाज में ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात और फ़लस्तीनी अवाम के मफादात को मद्देनज़र रख के ही इस बारे में कोई भी फैसला करेगा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा अली कोहन की इस बात पर कि उनकी कई मुस्लिम ममालिक ऐसे रहनुमाओं से मुलाकात हुई है, जलील अब्बास ने 2 टोक अंदाज से वाज़ेह किया है कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा की हालिया कुछ अरसे में किसी भी पाकिस्तानी एहलकार से कोई मुलाकात नहीं हुई। सऊदीया के बाद कुछ दीगर ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा माजी पर नज़र डालें तो साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा सलोन शलोम से तुर्की के शहर इस्तंबुल में 2005 में मुलाकात की थी और ये पहली मुलाकात थी जो कि मीडिया के सामने हुई और ये मुलाकात तुर्की के सदर उर्दवान की कोशिशों का नतीजा थी। ताहम इसके बाद वज़ीर ख़ारजा या किसी भी और सतह पर ऐसी कोई भी मुलाकात मीडिया पर सामने नहीं आई। इसराइली वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब के दौरान इस बयान ने कि सऊदी अरब के साथ अमन का मतलब मुस्लिम दुनिया और यहूदियों के दरमियान अमन है, इसने एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि हम देख रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान के बाद कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि मुस्लिम ममालिक हैं जो कि इसराइल से ताल्लुकात कायम करने का मुआहदा कर लेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मंसूर जाफ़र ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मशरिक़ वस्ता पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। क्या मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश, ये जो तमाम मुस्लिम ममालिक हम देख रहे हैं इसराइल को तस्लीम करते दिखाई दे रहे हैं, ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, और कौन से आपको ऐसे ममालिक लग रहे हैं जो कि इसराइल के साथ जल्दी ताल्लुकात कायम कर लेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन इस वक्त एक बहुत ज़्यादा डिस्कशन एंड डिबेट जो है वो जारी है, ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा का जो हालिया इजलास है उसके जलाव में जो होने वाली सफारती सरगर्मियाँ हैं और ख़ास तौर पे सियासी मुलाकातें हैं, उसके बाद से ये मामला बहुत ज़्यादा नुमाया होकर सामने आया है। और इसमें एक शुनीद है कि जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि कुछ एशिया और अफ्रीका से कुछ ममालिक जो हैं शायद वो इस बैंड वैगन को ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मामले के हवाले से
जो बहुत ज़्यादा रेफरेंस दिया जा रहा है वो सऊदी अरब की तरफ से एक सफारती पेशरफ्त का है। तो सऊदी अरब जो है यकीनन एक आज़ाद मुल्क है, एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन उसके साथ साथ वो मुस्लिम दुनिया का एक ऐसा सरखेल और एक ऐसा नुमाइंदा है कि जिसके यहाँ से होने वाली कोई भी सफारती या सियासी पेशरफ्त जो है यकीनन उसकी रिफ्लेक्शन जो है उससे मुस्लिम दुनिया जो है वो एक लाइन लेती है या उससे एक रहनुमाई लेती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके असरात तो यकीनन हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता 75 साल से अपनी एक मुसल्लमा असूली मौक़िफ़ जो बुनियादी तौर पे इन्विजिट किया था हमारे बानियान पाकिस्तान ने, ख़ास तौर पे कायद-ए-आज़म जनाह ने जिस अंदाज से ख़ास तौर पे जब भी इसराइल को एक यहूदी मुल्क करार दे के और कहा था कि इसके साथ ताल्लुकात जो है कायम नहीं किए जा सकते, तो उस वक्त से हमारी खारजा पॉलिसी का ये कॉर्नर स्टोन है। यकीनन माजी में बहुत सारे ऐसे मौक़े आते रहे हैं कि जिसमें चाहे वो मुशर्रफ साहब का दौर हो, बैक चैनल डिप्लोमेसी एक ऐसा सफारती चैनल है कि जिसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। माजी में कश्मीर के हवाले से कुछ निगोसिएशंस के लिए और इसराइल के हवाले से भी इस चैनल को एक्सप्लोर किया गया है। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त जितना शोर और गोगा इस मामले में मचाया जा रहा है, अगर आप एक मिसाल सिर्फ लीबिया की ले लें कि लीबिया के एक वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली एक ओहदेदार जो हैं उनके साथ एक मुलाकात की थी, खुफिया मुलाकात उन्होंने की, लेकिन इसराइल ने ख़ुद ही उस मुलाकात का पर्दा चाक किया और उसके बाद इस कदर रद्द-ए-अमल लीबिया के अंदर, हालांकि लीबिया इस वक्त यानी तकसीम मुल्क है जिसकी 2 फ़ौजें हैं, जिसके अंदर 2 हुकूमतें कायम हैं, लेकिन उसके बावजूद अवामी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र उस खातून वज़ीर को मुल्क छोड़ना पड़ा और वो तुर्की में इस वक्त पनाहगज़ीन है। अच्छा मंसूर साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब फिर जो लाइन लेता है, जाहिर बात है जो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं वो उसको फॉलो भी करते हैं, उन बातों को देखते भी हैं। इस तरह अगर सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का ऐलान कर दिया तो इस सूरत में आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान जो है वो अपने इस 76 साला उसूली मौके पर कायम रह पाएगा या फिर हमें अपनी जो खारजा पॉलिसी है इस हवाले से दोबारा उसको देखना पड़ेगा? देखिए जी, इस वक्त जो सऊदी अरब है वो बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। आप अगर सऊदी अरब की डिप्लोमेटिक मूव्स को कैलकुलेट करें तो उन्होंने भी हाल ही में एक नॉन रेजिडेंट फ़लस्तीन में सफ़ीर का तकर्रुर किया है जो इस वक्त उर्दन में बेस्ड हैं, और अभी हाल ही में ख़बर आई है कि उन्होंने ग़र्ब उर्दन का दौरा करना है जहां वो फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात करेंगे। ये बुनियादी तौर पे उन्हें एक रद्द-ए-अमल का ख़दशा है कि अगर वो बराह रास्त कोई मूव करते हैं तो जो सऊदी अरब के अंदर जो है वो एक अपोजिशन जो है इस मामले पे खड़ी हो सकती है। और इसी तरीके से सऊदी अरब का अपना एक मुसल्लमा मौक़िफ़ है जो अरब अमन अमल की शक्ल में 2000 में बैरूत में एक OIC की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वो पेश किया गया था, और उस मौक़िफ़ के तहत फ़लस्तीन को यानी जो फ़लस्तीन के तनाज़े का जो हल पेश किया गया था वो था कि जो 67 का बॉर्डर है उसके अंदर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए और उसका जो दारुल हुकूमत है वो बैतुल मक़दस होगा। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त जो इसराइल के अंदर हुकूमत है वो इस चीज़ को सरे मुँह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि बैतुल मक़दस जो है वो किसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत हो सकता है। इसी तरीके से अभी तकरीबन 13 सितंबर को 30वीं बरसी गुजरी है, 30वीं सालगिरह गुजरी है ओस्लो माहिदे की। ओस्लो माहिदा बुनियादी तौर पे वो खुफिया मुज़ाकरात का नतीजा था कि जिसके तहत यासर अराफात को इसी तरह का एक पीस प्लान दिखा के, इसी तरह का एक अमन का हयोला दिखा के उन्हें अपनी मज़ाहमती जद्दोजहद तर्क करने पे मजबूर किया गया और उन्होंने हथियार डाले और अपना मंशूर तर्क करके मज़ाहमत का इसराइल के साथ दोस्ती और सफारती ताल्लुकात का डोर डाला। लेकिन 30 बरस गुजरने के बाद उसके जितने भी मराहल आए हैं, इसराइल और ख़ास तौर पे उनकी जो यहूदी क़यादत है उसने हर लम्हे पे जो माहिदे में चीज़ें तय थी उसकी वायलेशन की। ना वहाँ से यहूदी आबादियों पर रोक लगाई गई, ना जो फ़लस्तीनी इस वक्त वहाँ दर बदर दुनिया भर में फिर रहे हैं उनकी वतन वापसी के हवाले से कोई मिशन जो है उसको अकम्प्लिश किया गया। तो ऐसी सूरत में जब आप कहते हैं कि 2 रियासती हल, अगर सऊदी अरब भी ये कहता है कि 2 रियासती हल हम चाहते हैं, तो आप अभी देखिए कि हाल ही में जो UN का इजलास था उसमें जिस वक्त फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास
खिताब के लिए उठे हैं और रोस्ट्रम पे पहुंचे हैं, तो ऐन उसी लम्हे इसराइल का नुमाइंदा जो है वो हॉल से बाइकाट कर चला गया। यानी वो फ़लस्तीनियों को एक फरीक मानने पर ही तैयार नहीं, बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर सऊदी अरब के ताल्लुकात कायम हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं इसराइल के साथ, तो क्या जो मसला फ़लस्तीन है सऊदी अरब ये अहलियत रखता है कि इस मसले को हल करा सके? मैं समझता हूँ जी कि इस वक्त अगर खुदा न खास्ता ये मूव कामयाबी से हमकिनार होती है, तो इसका जो बेनिफिशरी है, इसका जो अव्वल व आखिर फ़ायदा है वो सिर्फ़ और सिर्फ नेतन्याहू की हुकूमत को होगा कि जो इस वक्त गुज़श्ता 36 हफ्तों से उसके ख़िलाफ़ जो तेल अवीव में एहतजाज हो रहा है, जिस तरीके से वो वहाँ अदलिया के साथ नबर्द आज़मा है, और जिस तरीके से अभी कल ही जब ये बातें हमारे सामने आ रही थी कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, तो 4 फ़लस्तीनियों को उन्होंने खून में नहा दिया और उनको कत्ल कर दिया। तो ऐसे में आप किस अमन अमल की बात करते हैं कि जब एक तरफ आप फ़लस्तीनियों का खून बहा रहे हो और दूसरी तरफ आप उनसे क़याम अमन की बातें कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन हर मुल्क जो है उसकी आज़ाद पॉलिसी है। सऊदी अरब अगर अपने मखसूस हालात या जो भी उनके कोई तकाज़े हैं उस हवाले से कोई फ़ैसला करता है, तो वो पाकिस्तान के लिए कतल बाइंडिंग नहीं है, और पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले में आज़ाद है। आपको याद होगा कि माजी में भी जब एक वक्त में यमन फोर्सेस भेजने के लिए सऊदी अरब की तरफ से मुतालबा किया गया था, तो उस वक्त हमारी पार्लियामेंट ने अपना एक आज़ाद और इंडिपेंडेंट मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए यही बात कही थी कि हम जो है यमन की लड़ाई में फरीक नहीं बनेंगे, किसी लड़ाई में हम अपनी फौजें नहीं भेजेंगे। ठीक है, किसी लड़ाई में हम नहीं जाएंगे। अच्छा, कहा यही जाता है कि जो इसराइल के साथ हैं वो कोई भी राब्ते नहीं है, लेकिन बैकडोर चैनल्स के जरिए हम देखते हैं कि पहले भी इस हवाले से बातचीत जो है वो पहले भी रिपोर्ट होती रही है। इस सिलसिले में आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान पर कितना प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है? जैसे पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जो पाकिस्तान के अपने कौमी मफादात हैं, फ़लस्तीनी अवाम के जो मफादात हैं, उनको हम मद्देनज़र रखेंगे, फिर ही इस बारे में कोई फ़ैसला करेंगे। देखिए जी, जहाँ तक कौमी मफादात है तो हमें अपने कौमी मफादात को पहले डिफ़ाइन भी कर लेना चाहिए कि हमारे कौमी मफादात चंद सिक्के हैं, चंद डॉलर हैं, या कि हमारा असूली मौक़िफ़ है कि जिसके गिर्द बेसिकली आपका ये जो किबला अव्वल है, इसके गिर्द आपने दुनिया को इकट्ठा करना है। सऊदी अरब इस वक्त अपने जो हुक्मरान हैं उनके लिए खादम हरमैन शरीफैन का टाइटल उन्होंने मुंतखब किया है, यानी वो 2 हरमैन के खादम हैं। तो ये जो किबला अव्वल है ये तीसरा मुक़द्दस हरम है। तो मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब की क़यादत जो है वो कभी भी ऐसा फ़ैसला नहीं करेगी कि जिसके नतीजे में उनके अपने इस टाइटल पे कॉम्प्रोमाइज़ हो और लोग इस पर उंगलियां उठाएं कि किस अंदाज से उन्होंने एक पहला किबला अव्वल उसको तर्क करके तो दीगर हरमैन शरीफैन की वो हिफाजत कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से ये जो इस वक्त इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से मामला है, आप ये देखिए कि जिन मुल्कों ने ऑलरेडी उसे तस्लीम कर रखा है, मिस्र में इस वक्त कोई खून बरस रहा है। मिस्र इस वक्त अरब दुनिया का सबसे ज़्यादा अफरात ज़र का शिकार मुल्क है। उन्हें क्या माशी बेनिफिट मिले? उर्दन ने इसराइल को तस्लीम किया, आज भी जो है उर्दन के बादशाह जो हैं वो मुतवल्ली हैं मस्जिद अक्सा के, लेकिन वो मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने नहीं जा सकते, इसलिए कि इसराइल उन्हें अलाउ नहीं करता। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है, वो मगरबी किनारे से अपना जहाज़ नहीं उड़ा सकते जब तक इसराइल उन्होंने इजाज़त नहीं देता। तो ऐसी हुकूमत के साथ आप सफारती ताल्लुकात या मामलात करके क्या हासिल करना चाहते हैं? इसी तरीके से जहाँ तक सूडान का ताल्लुक है, मराकश का ताल्लुक है, मराकश आज सैलाब में डूबा हुआ है, सूडान एक खाना जंगी का शिकार है। तो उस अनरेस्ट का फ़ायदा जो है उठाते हुए इसराइल ने वहाँ पे सफारती ताल्लुकात का शोशा छोड़ा है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि आज भी मिस्र के अंदर इसराइली सफ़ीर जो है वो आज़ादाना नहीं फिर सकता, क्योंकि उसे अवामी रद्द-ए-अमल का डर होता है और उस वजह से वो अपने सफारत खाने के कंपाउंड के अंदर ही अपना 2-2.5 साल का टेन्योर गुजार के वापस इसराइल चला जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मंसूर जाफ़र हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। था कि इस हवाले से सऊदी अरब अब क्या कदम उठाता है, तमाम जो नज़रें हैं वो इस वक्त सऊदी अरब पर हैं। सऊदी अरब की जानिब से क्या फ़ैसला लिया जाता है, क्योंकि जिन ममालिक की जानिब से भी इसराइल को तस्लीम किया गया है उनको हमने देखा है कि उनको ख़ास फ़ायदा तो इससे पहुँचा नहीं है। तो अब ये डिपेंड करता है सऊदी अरब पर, उनकी खारजा पॉलिसी पर। इस हवाले से बात की जा रही है कि पाकिस्तानी जो हुकूमत है उन पर कितना प्रेशर आ सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे पर नजर डालेंगे, जहां लंदन में नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास हुआ, जिसमें पार्टी बयानिए और मंशूर के लिए भी कमेटी कायम करने का फैसला कर लिया गया है। नवाज शरीफ ने तमाम सीईसी जो मेंबरान हैं उनसे तजावीज़ तलब कर ली हैं और 7 रोज़ के अंदर अंदर तहरीरी तौर पर ये तमाम तजावीज़ नवाज शरीफ को दी जाएंगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने रहनुमाओं को हिदायत जारी की हैं कि इधर उधर के बजाय नून लीग सिर्फ मुआशी अहदाफ की जानिब अपनी तवज्जो मरकूज रखे। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल लाहौर में 7 जलसे करने का फैसला कर लिया है और इन तमाम जलसों से कहा जा रहा है कि इसमें मरीम नवाज और हमजा शहबाज की जानिब से खिताब किया जाएगा। दूसरी जानिब फैसल वावडा ने भी खबरदार करते हुए ये कहा है कि 21 अक्टूबर का दिन नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं होगा और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मंजर पर तो नवाज शरीफ की वापसी है, लेकिन पस मंजर में जो शहबाज शरीफ हैं उनको वज़ारत उज़्मा पर बिठाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि वही हैं जो कि मुक़्तदर हलकों को काबिल कबूल हैं। बहरहाल इस वक्त नवाज शरीफ और पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो एक नया बयानिया बनाने का है कि वो अवाम में जाएंगे तो क्या ख्वाब लेकर जाएंगे, क्या मंशूर लेकर जाएंगे जिस पर अवाम उनसे राज़ी हो जाए और एक बार फिर से वोट उनकी झोली में डाल दें, क्योंकि जिस तरह की हुकूमत 16 माह में वो करके गए हैं अवाम उनसे काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई IMF की गुलामी के लिए एक पेज पर हैं। लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर धरने में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा जो मसला है वो जरदारी की तरह बिलावल को या फिर नवाज शरीफ की तरह मरीम नवाज को वज़ीर आज़म बनाने का नहीं है, बल्कि जो बुनियादी मसला है हमारा वो ये है कि इस कौम को महंगाई की आग से निकाला जाए। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का इंदिया भी उन्होंने दिया और सिराजुल हक का ये कहना था कि हुकूमत बिजली और गैस के बिलों में टैक्स और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस ले और महंगाई ख़त्म करने के इकदाम फौरी तौर पर किए जाएँ और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह और साफ अल्फाज में ये कहा है कि PTI के जो सरबराह हैं उनके बगैर शफाफ इंतखाबात कराए जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं हैं वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इसका मतलब ये है कि माइनस चेयरमैन PTI के साथ इलेक्शन होने जा रहे हैं। रद्द अमल में तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि पार्टी चेयरमैन के बगैर करवाया गया इलेक्शन गैर आइनी होगा। अनवारुल हक काकड़ अपने बयान की फौरी वजाहत करें और बतौर निगरान वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत को जमा तफरीक के जो शरंगेज़ मनसूबे हैं उनसे अपने आप को मुकम्मल तौर पर अलग रखें। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार ताहिर मलिक साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 2018 में जिस तरह से हमने देखा कि नवाज शरीफ को माइनस किया गया इलेक्शंस में से, आपको लग रहा है इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो माइनस हो चुके हैं? नहीं, अगर आप थोड़ा सा इससे लार्जर लेवल पे जाएं तो सारी माइनस है, क्योंकि अगर बंदियाल साहब जाते जाते जो नैब का कानून जो है उस पर जो अगर चलेंगे तो फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फरियाल गोहर, वो सारी पीपल्स पार्टी की तकरीबन जो मेन क़यादत है वो भी केसेस में होगी, नून लीग भी सारी केसेस में होगी और 10 मई को अगर आप डालें जिस तरह आपने PTI का मेंशन किया तो मेरा ख्याल बाकी आप और मैं ही फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जाल सब पर ही डाल दिया गया है? हाँ, तो वो तो अगर आप देखें ना, जो अगर आप नैब का कानून पढ़ लें, इतना टाइम तो नहीं ना कि सारा हम डिस्कस करें, उसमें तो सारे ही आ गए आपके, कम से कम 5 या 6 वजीर आजम है, बाकी क्योंकि सारे मर गए हैं वो तो शामिल नहीं हम कर सकते। तो तकरीबन जितने भी साबिक वज़ीर आजम है सारे सब पे केसेस है, साबिक सदर जरदारी हैं उन पे केसेस है। तो जो मौजूदा सदर है वो वैसे इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि वो सदर है, 2 साल उनको ब्रेक लेनी पड़ेगी। तो अगर आप उसको जोड़ के देखें तो फिर पाकिस्तान में तो कोई इलेक्शन की सेंस ही नहीं बन रही। फिर आप जो मर्जी कह लें कि अगर आप चेयरमैन PTI को माइनस करते हैं तो अगला एक और क्वेश्चन है जो आपकी जनरेशन मेरे से ज्यादा बेहतर जवाब दे सकती है। ठीक है, 2.5 करोड़ नया वोटर आया पाकिस्तान में जो 18 साल से बड़ा हुआ है, उसको आप क्या जवाब देंगे? वो किसको ढूंढेगा, किसको उसने वोट देना है, कौन सी पार्टी है, कौन सी लीडरशिप है? मेरा ख्याल है इस वक्त बेशुमार कंफ्यूजन है इस हवाले से। ठीक है, अच्छा, जिस तरह नवाज शरीफ की जो तैयारियां हैं उनसे तो ये लग रहा है कि वो 21 अक्टूबर को लाजमी वतन वापस आ जाएंगे, जो गुफ्तगू हम सुन रहे हैं। लेकिन जिस जानिब फैसल वावडा इशारा कर रहे हैं कि 21 अक्टूबर का जो दिन है वो नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं होगा, आप क्या समझते हैं कितना खौफनाक है? पहले भी जो पेशन गोइयां वो कर चुके हैं। जब PTI चेयरमैन का लॉन्ग मार्च था उन्होंने उसको खूनी मार्च कहा था, फिर हमने देखा कि वो खूनी मार्च में तब्दील हुआ। देखिए जी, जिंदगी मौत तो अल्लाह मियां के हाथ में, हम सब मुसलमान हैं, हमारा ईमान है।
मगर मेरा ख्याल है कि ये मेरी राय है कि अगर नवाज शरीफ आप वापस नहीं आते, आप 70+ हैं, आप 3 दफा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, आप अपोजिशन के हेड रहे हैं, पंजाब के CM रहे हैं, पंजाब के वजीर खजाना रहे हैं, कुछ 30-40 साल आपने पाकिस्तान पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ दी पावर है। अगर नो और नेवर है, अगर नवाज शरीफ अब नहीं आता तो फिर कब आना है? मतलब पॉलिटिकली डेथ आपकी यकीन नहीं है। मैं जो पहले आपको जवाब दे सकूं, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अगर नवाज शरीफ नहीं आता, अगर फिर कोई इशू बनाता, तो मेरे ख्याल में देन नून इज ओवर, फिनिश। फिर लोगों को आप इतना ना मतलब लवारस समझे कि वो सारी जिंदगी आपका इंतजार ही करते रहें कि आप लंदन से आते हैं कि नहीं आते। तो मेरा लिए नवाज शरीफ कोई गलत डिसीजन नहीं कर रहा। वो जो अगर आने की बात कर रहा है तो ही नोज कि जितना टाइम उसने 4 साल गुजारी, अब आना पड़ेगा, अब ही हैज नो मोर ऑप्शंस। लेकिन जिस तरफ इशारा करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या मुल्क जो है वो इस वक्त जिस तरह से बेनज़ीर साहिबा के साथ वाकया पेश आया, उस तरह के एक और वाकये के मुतामिल हो सकते हैं? ये अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान तो बना ही ब्रेकिंग न्यूज के लिए। कोई एक दिन दिखा दें, कोई मुझे दुनिया का मुल्क दिखा दें जहाँ लोगों ने आंखें ठीक कराते कराते अंधे हो गए हों, जहाँ पे 20 शुगर के मरीज ही ऐसे चले गए हों। कल आपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते मुअल्लिम साहब ने मार के उनको पढ़ाते पढ़ाते ऐसी पढ़ाई की वो दुनिया से चला गया। तो यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है, हम बड़ी चीजें बर्दाश्त करने वाला मुल्क है, हमें कुछ नहीं होता, फिक्र ना करें। ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ ही वजीर आजम बन पाएंगे, या फिर जो तमाम तर तैयारियां हैं वो शहबाज शरीफ के लिए ही हो रही हैं, क्योंकि फेवरेट तो वही हैं? देखें, नवाज शरीफ की जो प्लानिंग इस वक्त चल रही है ना, उसमें सबसे अहम प्लानिंग जो उनकी इस वक्त की प्लानिंग है, जो वो ये है कि वो राहदारी नवाज शरीफ का पहले स्टेट ऑफ माइंड जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। नवाज शरीफ समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, उनका ख्याल है कि 2016 में जो कुछ हुआ वो कह चुके हैं। उन्होंने नाम भी ले लिया जनरल बाजवा का, जनरल फैज का, कि मेरे खिलाफ एक प्लानिंग हुई है जिसमें अदलिया भी शामिल है। इस बार जो नवाज ने शरीफ ने जो नया काम किया वो ये किया कि पहले नॉर्मली वो एस्टेब्लिशमेंट से कहते थे, इस बार उन्होंने अदलिया को भी शामिल कर लिया है, और अदलिया में वो जजेस भी शामिल है जो फ्यूचर में आपके चीफ जस्टिस बनेंगे। तो वो इस प्लान पे, इस हाइपोथेसिस पे खड़े हैं कि जनाब मेरे साथ क्योंकि ज्यादती हुई है, जो मेरे खिलाफ मुकदमे थे वो झूठे थे, मेरी जो सजाएं हैं झूठी हैं, लिहाजा आप जो उसके वकला ने भी उनको, जो कानूनी माहिरीन को उन्होंने कहा है, और उन्होंने उनसे कहा है कि आप इस तरह एक राहदारी की जमानत के लिए दरखास्त देंगे, उसमें लिखेंगे कि आप गारंटी देंगे मैं लाहौर आऊँगा, एयरपोर्ट उतरूँगा, एयरपोर्ट से मैं मीनार पाकिस्तान जाऊँगा, वहाँ से मैं रायविंड अपने घर आऊँगा, अगले दिन हम पेश हो जाएंगे कोर्ट में, अदालत में पेश हो जाएंगे, और आप गारंटर होंगे, आप गारंटी देंगे, क्योंकि असूली तौर पे वो इश्तिहारी हैं और पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक उनको सबसे पहले अदालत में जाना है, सबसे पहले वहाँ पेश होना है। तो वो इस प्लान पे खड़े हैं कि मेरे साथ सारी ज्यादती, लेकिन वो शायद सबसे पहले अवाम की अदालत में जाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो है वो यकदम हमें देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो मंजर से गायब होती दिखाई दे रही है। सिंध में जिस तरह से ऑपरेशंस की खबरें हैं, ये अफवाहें हैं या कोई मुसद्दिका खबरें हैं, और अब की बार आपको लग रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को बारी नहीं दी जाएगी? देखिए, पीपल्स पार्टी की ट्रेजिडी ये है कि उन्होंने 20-25 साल से मेरा हाल कोई खामोश अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है नून और पीपल्स पार्टी की थी कि आप पंजाब में जो मर्जी करें, आपको हम नहीं तंग करेंगे, आप हमें सिंध में तंग नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है इस बार वो सिंध से भी फारग होने लगे हैं, क्योंकि जो सिंध में करप्शन का इशू है, पुअर गवर्नेंस है। आपको याद होगा सेवन में 2-3 साल पहले बम चला था, और इतनी तकलीफ से बात है कि 110 लोग इसलिए मर गए थे कि वहाँ पे सेवन में कोई 70-80 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल ही नहीं था। तो सिंध के अपने मसाइल हैं। मुझे इस आपकी बात के सवाल में मुझे लग रहा है कि ये जो इलेक्शन है पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये जो लोग पीटीआई छोड़ेंगे इलेक्टेबल्स, वो पंजाब में उनको अपने साथ जोड़ेंगे, सेंट्रल पंजाब से, कुछ साउथ से उनका थोड़ा बहुत उनका इन्फ्लुएंस है। उनका ख्याल था बा पार्टी भी उनके साथ शामिल हो जाएगी, फिर केपीके में भी उनका ये ख्याल था। तो वो तो देखें, खटक साहब ने वहाँ एक जमात बना ली, यहाँ पे जंगीर तरीन साहब की बन गई जमात। तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली इस रेस में सबसे पीछे, और मुझे लग रहा है कि वो वाकई मुश्किलात में है। अच्छा तारिक साहब, सबसे बड़ी मुश्किल में इस वक्त अवाम है, और अवामी इशूज़ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी जो सियासी जमात है वो बात करती दिखाई नहीं देती सिवाय जमात इस्लामी के। तो ऐसा ही लग रहा है कि आपस में सब मुआहिदा कर चुके हैं इस हवाले से कि महंगाई, एक हुकूमत आए वो भी कर दे, दूसरी आए वो भी उसको सपोर्ट करे। सिर्फ जमात इस्लामी को ही हमने देखा है कि वो महंगाई पर लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि किसी सियासी जमात के पास जो हुकूमतें काने उनको समझ है। जमात इस्लामी की खुश नसीबी ये है कि अभी तक वो हुकूमत में नहीं है। हमारा जो सिस्टम है, मसलन IPP से हमने मुआहदे किए हैं, जो लास्ट मुआहदा मेरे ख्याल में वो 2060 में ख़त्म होगा।
आपने उनसे डॉलर में मुआहदे कर लिए हैं, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो दुनिया के जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको डिफॉल्ट कर देंगे। तो पाकिस्तान का मेरे लिए बुनियादी मसला खुद रियासत है। आपका सारा जो खर्चा है वो आप अपने इदारों पे खर्चते हैं, मतलब 2000 अरब से ज्यादा तो डिफॉल्ट आपके जितने भी कॉरपोरेशन हैं उनका है। सिर्फ PIA का मैं कर्जा देख रहा था वो 750 अरब रुपए है, ठीक है जी। अगर आप और उसके अलावा डेली उनका लॉस चल रहा है, रेलवे निकाल लें, निजकारी सॉरी अगर आप इधर आते हैं बिजली पे तो तकरीबन 26-2700 अरब रुपए आपने इसका सर्कुलर डेट है। तकरीबन 3000 अरब आपका हो गया गैस का, आपका सर्कुलर डेट हो गया। 1000 अरब से ज्यादा आपने पेट्रोल का देना है। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस की जरूरत है, उसको बहुत विजनरी लीडरशिप की जरूरत है, उसको बड़ा इस्तेकाम की जरूरत है। यहाँ तो किसी को ये भी नहीं पता कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। आपका वजीर आजम 1000 दफा कह चुके कि मेरे पास तारीख नहीं है, और दुनिया में सबसे अनोखा इलेक्शन कमीशन है जो वो डेट ही नहीं दे रहा। वो कह रहा है जी कि फरवरी के हफ्ते के लास्ट में इलेक्शन होंगे। अभी ये भी मसला है कि उसने साल नहीं बताया। तो मुझे आप बताएं, जिस माशरे में कोई चीज सर्टन ही ना हो, इलेक्शन सर्टन ना हो, आपकी पॉलिसी सर्टन और सारा खर्चा, जो मैं असल बात आपसे करना चाह रहा हूँ, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी की बात ध्यानती है, वो आपको बताते नहीं है। अवाम का क्या खर्चा है मुझे बताएं। मुझसे तो आप डॉलर में बिजली दे रहे हैं, मुझे तो आप डॉलर में पेट्रोल दे रहे हैं, मुझे तो आपने कमाने के लिए रखा हुआ है रुपया पे, और कहते हैं 330 रुपया खरीदते फिर जाकर जो कि डेली बेसिस पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू होती जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार ताहिर मलिक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से। निगरान वफाकी वजीर सनत व तिजारत गौहर एजाज ने कहा है कि कौन सा मुल्क 9 अरब डॉलर आमदनी और 9 अरब डॉलर सूद के साथ चल सकता है। हमें फंड्स की ज़रूरत है और कैपिटल मार्केट को इस्तेमाल करना चाहिए। फिर गौहर एजाज ने अवाम को 1 अक्टूबर से पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद भी दिला दी है, जिसका तमाम हल्कों की जानिब से इंतज़ार किया जा रहा है कि करेंसी मुस्तहकम हुई है तो उसके नताइज भी अच्छे आएंगे। डॉलर की जो कदर है अगर वो कम होती है तो उससे अवाम को ज़रूर रिलीफ मिलेगा, और उम्मीद यह है कि 1 तारीख को पेट्रोल की कीमतों पर खुशखबरी सामने आएगी। दूसरी जानिब FIA और हसास इदारों का करेंसी की गैर कानूनी तरसील और हवाला हुंडी का धंधा रोकने के लिए क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। FIA तर्जुमान के मुताबिक 1 हफ्ते के दौरान 18 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की जो मुल्की और गैर मुल्की करेंसी है वो बरामद की गई, जबकि 63 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से FIA ने हवाला हुंडी में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ 8 इंक्वायरियां भी मुकम्मल कर ली हैं। और दूसरी जानिब बिजली और गैस की कीमतों के बाद अब हम देख रहे हैं कि वासा ने भी अपने टैरिफ में 200% इजाफा कर दिया है। 2 माह की बजाय अब हर महीने वासा का बिल अदा करना होगा। मुल्तान में महंगे बिलों के बायस सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने कनेक्शन ख़त्म करने की दरख्वास्तें देना शुरू कर दी हैं। माहिर मैशत अनम नईम ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अनम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। महंगाई कम के हवाले से देर पर मुस्तकिल हल आपको कोई दिखाई दे रहा है या फिर महंगाई इसी तरह से बढ़ती रहेगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी देखिए, हुकूमत का इस वक्त महंगाई को बढ़ाना एक तरह से मजबूरी बन गई है। हमने जो IMF से लोन लिया है उसके ऊपर हमने जो दूसरी किस्त उनसे लेनी है, उसके लिए आप हालात देख लीजिए। हमारी गैस प्राइसेस दूसरी दफा बढ़ी हैं, हमारी बिजली महंगी हो गई है, हमारा पानी 200% तक बढ़ गया है, पेट्रोलियम की प्राइसेस आसमान को छू रही हैं। ये सारा कुछ गरीब आदमी की जेब से जा रहा है। अब महंगाई हुकूमत कर रही है, महंगाई जाहिर है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही की जा रही है, लेकिन उसमें जो हमारा मीडियोकर तबका है, जो हमारी आम आवाम है, वो पिस के रह गई है, उनका खून निचड़ के रह गया है। तो इसी तरह जब हम देख रहे हैं कि जैसे हवाला हुंडी के बिजनेस को देखें या जो ब्लैक मार्केट है उसके खिलाफ जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, अगर इसी तरह से कार्रवाइयां होती रहती हैं, डॉलर आपको लगता है कि 250 तक भी आ सकता है? डॉलर्स के साथ हर चीज़ कनेक्ट है, पेट्रोलियम मसनूआत हम देख रहे हैं कि अगर डॉलर 250 पर आ जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा पेट्रोलियम प्राइसेस में। देखिए, डॉलर की अगर कीमत जिस तरह ग्रेजुअली कम हो रही है, वो कीमत डॉलर की कम होती है तो बहुत हद तक इम्कान है कि हम अपनी महंगाई पर काबू पा लेंगे। लेकिन ये जो पॉलिसीज हैं ये लॉन्ग टर्म बनानी चाहिए, इनको सिर्फ वक्ती तौर पर नहीं बनाना चाहिए कि वक्ती तौर पर रेवेन्यू जनरेट हो जाए, वक्ती तौर पर इकोनॉमी का पहिया चल जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे। ये बहुत पहले बनानी चाहिए थी। चलें, अगर अभी हमने बनाना शुरू कर दिया तो उसको चाहिए हम इसको एक लॉन्ग टर्म, एक दूर की सोच रख के इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें, तभी जाके हालात
बेहतर होने की उम्मीद हो सकती है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह बात तो ये की जाती है कि मईशत को किस तरह से संभालें, हर कोई जानता है, तमाम हुकूमतें जानती हैं, जो मईशत को जानने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि जब तक हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम इस मुआशी बहरान से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन इन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमें जो बिजली है वो भी जो मिल्स हैं उनको सस्ती देनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का क्या तरीकाकार है? देखिए, इस वक्त जो इस सारी सूरत हाल से हमारा अफेक्ट हो रहा है, जो असर हो रहा है उसके ऊपर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा इंडस्ट्री सेक्टर, हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वो हर सेक्टर इफेक्ट हो रहा है। हमारी अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ाने की तरफ आते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा फॉरेन रेमिटेंस, अगर फॉरेन रेमिटेंस की तरफ आया जाए वो चीज मुल्क में बेहतरी ला सकती है। इसके अलावा देखें, जो अभी क्रैकडाउन चल रहा है उसमें ये जो FIA ने बहुत करोड़ों रुपया रिकवर करवाया है, उसकी मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगी इस कार्रवाई को। इसमें देखिए कि ये वाला जो कार्रवाई है इसमें सट्टाबाजी के ऊपर लोग काम कर रहे थे, जिसमें उन्हें वक्ती तौर पे तो मुनाफा था, लेकिन वो हमारे इकोनॉमी को कितनी बुरी तरह मुतासिर कर रहा था वो हम सब उस चीज से दो चार है। हर इंसान उस चीज की जद में आया हुआ है। हमारा जो मीडियोकर तबका है वो ऑलमोस्ट खत्म होने के बराबर हो गया है। ठीक है। और अभी जो निगरान हुकूमत की तरफ से हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत का जो दौर शुरू हुआ सिर्फ चंद ही माह हुए हैं, और जो अवाम की हालत की गई है इस महंगाई से, तो आप देख रही हैं कि जो नई मुंतखब हुकूमत आएगी उन्हें भी IMF मुआहदे की वजह से इन्हीं पॉलिसीज पर अमल पैरा होना पड़ेगा, इसी तरह महंगाई बढ़ानी पड़ेगी। देखिए जी, इसमें अगर जो पॉलिसीज बना रहे हैं, मैं आपसे एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के हवाले से बात करूं तो वो 42% थी, जो कि अब 33% हो गई है मीडियोकर तबके के हवाले से। यानी आप यहां से अंदाजा कर लीजिए कि तकरीबन 10% महंगाई जो है वो हमारे मुल्क में बढ़ रही है। हमारे मुल्क में मोर देन 10% का जो बेरोजगारी है उसके ऊपर। और इसमें जो अगर मैं मजमूई तौर पे बात करूं तो 11% तादाद खवातीन की है। अब खवातीन की 11% तादाद को भी बढ़ाया जा सकता है। जो खवातीन दस्तकारी का काम करती थी, घर में रहकर हमारी मईशत में कंट्रीब्यूट करती थी, उस परसेंटेज को भी बढ़ाया जा सकता है। मुल्क में से बहुत हुनरमंद अफराद हैं जो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। आप अगर पिछला ग्राफ देख लीजिए, हमारे GDP के हालात देख लीजिए, आप पिछला जो 2 साल का अगर आप परसेंटेज देखें तो मुल्क में बहुत ही ज्यादा परसेंटेज में लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो हमें चाहिए जो हुनरमंद लोग हैं उनको हम मुल्क में किसी तरह रिटेन करें। मुल्क में रिटेन करेंगे, जाहिर है वो अपने हुनर की बेस पर अपना भी पहिया चला सकेंगे, और उनका जब घर का पहिया चलेगा इकोनॉमी, और साथ ही हमारा इकोनॉमी का पहिया भी चलेगा। तो इस चीज पर भी हुकूमत को थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए। और वो खवातीन जो घरों में बैठकर अपनी हमारी मईशत में किरदार अदा करती हैं, उनके लिए भी थोड़े आसान मौके फराहम किए जाएं। तो उनका हुनर बढ़ाया जाए, दूसरा उन्हें कारोबार के मौके दिए जाएं, तब जाके कहीं हमारा जो मीडियोकर तबका जो कि पाकिस्तान के ग्राफ से ही लो होता जा रहा है, ना होने के बराबर नजर आता जा रहा है, वो भी कवर करके मईशत का पहिया चलाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हम आम इंसान की बात करते हैं, गोश्त खाना तो उसके लिए अफोर्डेबल नहीं रहा। अगर हम सब्जियों की बात करते हैं जो कि बुनियादी जरूरियात में से है, अदरक की कीमत इस वक्त 1290 रुपए फी किलो है और लहसुन की कीमत 543 रुपए फी किलो हो चुकी है। ये प्राइसेस कभी रिवर्स हो सकेंगी? देखिए, रिवर्स प्राइसेस मुश्किल ही नजर आ रहा है। प्राइसेस रिवर्स हो, प्राइसेस रिवर्स अगर इनकेस नहीं होती, जो कि मुश्किल नजर आ रहा है, तो कुव्वत खरीद को बढ़ाने के लिए हमें अमल दरामद करना पड़ेगा। ऐसे इकदाम मजीद उठाने पड़ेंगे जिससे कुव्वत खरीद बेहतर हो सके। तो कुव्वत खरीद पर आपको लगता है कि हुकूमत कोई काम कर रही है? जितने इदारों की हम बात करते हैं वो पहले ही लॉस पर चल रहे हैं, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है। देखिए, इसमें काफी एक्सपोर्ट वाली चीज के ऊपर देखा जा सकता है हुकूमत को, प्लस फिक्स नेट बढ़ाया जा सकता है। अब बहुत से ऐसे जो हम अपने मराद दिए जाते हैं सरकारी अफसरान को, उनमें कमी लाकर वहां से जो हमें इनकम जनरेट हो, उससे हम अपनी इकोनॉमी में उस इनकम को एडजस्ट करके अपना पहिया चला सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत अनम नईम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। उनका ये कहना था कि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और इस हवाले से पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते चलें, जो कि हमने देखा कि बहुत सारी वीडियोस मंजर आम पर आई। सोशल मीडिया से शोहरत पाने वाले एक गुलकार हैं, उनकी पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जी
वीडियो आपने मुलाहिजा की, सोशल मीडिया से काफ़ी शोहरत हासिल कर चुके हैं गुलकार उस्ताद चाहत फ़तेह अली खान हैं, जो कि कोई भी मौका हो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते। और अभी एक और ऐसा ऐलान उनकी तरफ से सामने आया है, उनकी वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रही है और उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए एक खुसूसी तराना रिलीज़ करने का ऐलान कर दिया है। एक्स पर उस्ताद चाहत फ़तेह अली खान ने अपने मुतवक्का तराने की जो एक झलक है वो शेयर की है, जो कि हमने आपके साथ भी शेयर की है, जो कि जिसके बाद उनके जितने भी फैंस हैं, इनके मद्दाह हैं, वो इस तराने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। नए तराने के जो बोल हैं वो आपने भी सुने हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, वो हमें गुनगुनाते दिखाई दे रहे हैं। और उनके जो एक अकीदतमंद मद्दाह हैं, उन्होंने मज़ाही अंदाज में तबसरा किया है कि जब तक गाना नहीं आएगा तब तक जो पाकिस्तानी टीम है वो सफ़र नहीं करेगी। और पूरी जो कौम है वो इस वक्त इस बॉम्ब धमाके का इंतज़ार कर रही है कि कब ये रिलीज़ होगा, कब मंजर आम पर आएगा। जिस तरह से आईसीसी का गाना हमने देखा, वो रणवीर सिंह उसमें मौजूद थे, तो कहा जा रहा है कि चाहत फ़तेह अली खान का जो गाना है उससे ज़्यादा हिट होगा। ब्रेक लेते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर और कसूर में आंखों के जाली इंजेक्शन से बिनाई मुतासर होने के बाद अब मुल्तान और सादकाबाद में भी ऐसे ही केसेस रिपोर्ट हुए हैं। निगरान वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर का इस हवाले से कहना है कि लाहौर, कसूर, मुल्तान और सादकाबाद में अलग अलग डीलर्स जाली इंजेक्शन फरोख्त कर रहे थे। निगरान वजीर सेहत के मुताबिक पंजाब के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर जाली इंजेक्शन की फ़रोख्त का जो कारोबार है वो करने वालों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। जाली इंजेक्शन बेचने वाले नेटवर्क का कोई कारिंदा अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वजारत सेहत पंजाब ने जाली इंजेक्शन बनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त भी दे दी है। और इस हवाले से डॉक्टर नासिम जमाल का ये बताना है कि जाली इंजेक्शन से मुतासर होने वाले अफराद की जो लिस्टें हैं वो भी तैयार कर ली गई हैं, जबकि निगरान वफाकी वजीर सेहत नदीम जान ये कह रहे हैं कि आंखों को मुतासर करने वाली दवाई अब मार्केट से उठा ली गई है और इस दवाई को मार्केट में फ़रोख्त की इजाज़त नहीं है। नदीम जान ने बताया है कि आंखों को मुतासर करने वाली दवा फरोख्त करने वाले 2 सप्लायर्स के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। इस मामले की तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और ये कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी और इस बात की भी तहकीकात की जाएंगी कि क्या माजी में भी इस दवा से को मुतासर हुआ है। तहकीकात शफाफ तरीके से होंगी और इसे अवाम के सामने पेश किया जाएगा। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। डॉक्टर जहांगीर ने भी हमें ज्वाइन किया है और डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ मियां नवीद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन में मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब बताइएगा इन इंजेक्शन से मुताल्लिक कि क्या हो रहा है एक्चुअली लोगों के साथ, क्यों ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं, किस वक्त पर यूज किए जाते हैं? जी, मैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर। बात दरअसल ये है कि ये इंजेक्शन जो है अवास्टन के नाम से, ये कीमोथेरेपी के साथ कैंसर के मरीजों को एक एडिशनल ट्रीटमेंट के तौर पे लगाया जाता है। लेकिन शुगर के मरीजों का एक पर्दे में जो स्वेलिंग आ जाती है और उसमें नालियां बन जाती हैं, उस चीज को रोकने के लिए हम ये आंख के मुताबिक 1.25 मिलीग्राम ये वाला इंजेक्शन हम आंख के अंदर लगाते हैं। ये प्रॉब्लम मैं जो समझता हूं ये ऐसे है कि एक वाइल है जो कैंसर के पेशेंट को ड्रिप में दी जाती है, पूरी की पूरी वाइल, और वो 100 मिलीग्राम उसमें होता है। ठीक है। तो अगर आम के हिसाब से देखें तो ये 80 टीके जो है ना ये बनते हैं, 80 इंजेक्शंस बनते हैं। अब इस वाइल को वंस आपने खोलना है एक ऑपरेशन थिएटर में, और ऑपरेशन थिएटर ऐसा हो जिसमें ग्लव्स पहने हो, ठीक से वॉशअप हो, जिस बंदे ने इसको ड्रा करके छोटे इंजेक्शंस में, छोटी सिरिंजेस में, इंसुलिन सिरिंजेस जो हैं उनमें भरना है इसको। ठीक है। अब अगर कोई शख्स एक बॉटल खोलता है जिसकी कीमत 40,000 रुपया है, 100 मिलीग्राम की कीमत 40,000 है, वो जब उसमें से इंजेक्शन बनाएगा तो वो 50 इंजेक्शन बनेंगे या 80 बनेंगे। ठीक है। अब ये देखना है कि सेम डे ये इंजेक्शन कितने यूज हो सकते हैं। अगर सेम डे ये यूज नहीं होता इंजेक्शन विद इन 3 to 6 आवर, तो और इसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ता है, और जब आपने थिएटर में से निकालना है इसे, तो ये आइस पैक में उस मरीज तक ऑपरेशन थिएटर में किसी और जगह के ऑपरेशन थिएटर में पहुंचेगा ये टीका।
ठीक है। जब उस जगह पे आप सही टेम्परेचर पे ना पहुंचाएं या आपके पास टीके बच जाते हैं जो एक शख्स तैयार करता है इस इंजेक्शन को, उसके पास उस दिन 10 इंजेक्शन या 20 इंजेक्शन वो यूज कर सकता है, उसके पास ऑर्डर इतना है। बाकी जो इंजेक्शन 30 बचेंगे उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अब वो डिस्कार्ड करता है तो उसे एक नुकसान होता है बहुत बड़ा जो मैं फील करता हूं। तो वो ये करते हैं कि उसे टेम्परेचर में रखा, नेक्स्ट डे भी दे दिए, अगले दिन भी कुछ बच गए तो अगले दिन भी दे दिए। ये 3 घंटे से ज्यादा या 6 घंटे से ज्यादा जब ये इंजेक्शन रहता है तो उसकी लाइफ नहीं है, के थ्रू इन्फेक्शन इसके अंदर चली जाती है। अगर इस तरह से कई 1 दिन 2 दिन या तीसरे दिन का भरा हुआ टीका अगर कोई यूज करे तो उसमें इन्फेक्शन होने का बहुत डर है, उसके अंदर जरासीम चले जाते हैं और जब वो आम के अंदर लगता है तो इन्फेक्शन हो जाती है। इस केस में भी यही हुआ है। लाहौर में एक बड़ा हॉस्पिटल जो है वो ये इंजेक्शन तैयार करता है और मेरे इतला के मुताबिक वो 2 से 3 वाइल उसके यूज होते हैं, यानी कि उसके पास ऑर्डर इतना होता है कि 2 से 3 वाइल यूज होते हैं, कुछ वाइल बच जाती होगी, उसे वो डिस्कार्ड करना उनके लिए जरूरी है और नेक्स्ट डे जब वो नई लॉट बनाए तो नई वाइल इस्तेमाल करें। ये जो प्राइवेट लोगों ने इसकी देखा देखी शुरू कर दिया था उसमें आप अंदाजा कर लें कि अगर उसके पास ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा डिप्टी ब्यूरो नवीद भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। नवीद, आपसे मैं जानना चाहूंगा इस वक्त क्या तादाद सामने आई है इन इंजेक्शन से जो मुतासर लोग हैं, कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो जहां पर ये सब हुआ है? अनवार, अभी तक तो सरकारी दादोशुमार बिल्कुल नहीं है, ना जारी किए गए हैं। कल तकरीबन बताया जा रहा था कि जो तकरीबन 22 के करीब जो है मरीज सामने आए हैं और उसके बाद फिर जो रात वज़ीर आला पंजाब की आला सतही एक इजलास हुआ है जिसमें ब्रीफिंग दी गई है, तो उसमें ड्यूटी लगाई गई है कि आप पूरे हर दीगर अजला से भी चेक किया जाए वहाँ पर कितने कितने मरीज़ हैं और उसके बाद फिर डाटा सा। अभी तक सरकारी दादोशुमार तो कोई नहीं बताया गए, लेकिन कल जो है वो ज़राए से जो हम चलाते रहे खबरें, जो इधर उधर से हमने खुद पूछा है, तो उसके मुताबिक 20-22 के करीब ये मरीज़ थे जो है वो जो इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं जो सामने आए हैं। और उसके ऊपर जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जो रात के जो है वो ब्रीफिंग जिसमें ली और इजलास हुआ जिसमें सारे वज़रा भी थे, दोनों सूबाई वज़रा भी थे, सेहत के, उसके अलावा बाकी दीगर आला काम भी थे, तो उसमें ये कहा गया था कि 2 हफ्ते के लिए इसको जो फिल वक्त इसकी फ़रोख्त को रोक दिया जाए। और उन ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कार्रवाई की जाए जहाँ पर ये सारा ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर ये इस्तेमाल किए गए हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये इसकी जो है वायल निकाल के फिर आगे तकसीम, ये एक बहुत पेचीदा प्रोसीजर है, इसको तो फिर मेरा ख्याल है कि अडॉप्ट ही नहीं किया जाता होगा और यही वजह है कि ये सारा वाक़या सामने आया। जिस तरह से डॉक्टर साहब भी ये बता रहे थे कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उन्हें उनके मतलब इलाज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, कैंसर हॉस्पिटल का भी इस हवाले से नाम सामने आ रहा है, तो वहां पर तो पहले भी ये इस्तेमाल होता हो रहा होगा, अब ऐसा क्या हुआ? ये भी बिल्कुल ऐसी है। कैंसर हॉस्पिटल से हम सब लोग लेते हैं जी, लेकिन कैंसर अस्पताल की देखा देखी प्राइवेट लोगों ने अपने लालच में ये करना शुरू कर दिया, इसको फिल करना शुरू कर दिया। अब किसी भी प्राइवेट जो शख्स होगा उसके लिए एक दिन में अगर उसके आधे टीके यूज नहीं होते उस दिन, तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो मैं समझता हूं कि यही एक वजह है कि ये डिले किया हुआ टीका अगले दिन या उससे अगले दिन जब लगेगा तो उसमें इन्फेक्शन जा चुकी होगी, एक्सपायर्ड इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब लोगों आम के अंदर जाएगा। तो यही कुछ हुआ है जो अब जब उसकी एफिकेसी मेंटेन नहीं होती होगी, क्योंकि जी नवीद कंटिन्यू कीजिएगा। एफिकेसी उसकी जो है मेंटेन करना, जो उसका कोल्ड चेन मेंटेन करना, ये भी एक सवालिया निशान है। एफिकेसी तो सर देखे एक डिफरेंट बात है। एफिकेसी का मतलब है कि उस टीके ने अपना असर नहीं किया जिसके लिए लगाया गया है। मुसीबत तो यहाँ ये है कि टीका लगाया गया है एक इलाज के लिए, आपने इन्फेक्शन उसकी आंख के अंदर डाल दी। मसला तो ये है, और ये अब 22 या 24 की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर एक आंख भी इस इंजेक्शन से इन्फेक्शन की तरफ जाती है तो ये उतना ही बड़ा जुर्म है जितना बड़ा जुर्म 22 लोगों की आंखें जाने का है।
डॉक्टर साहब जो फर्म ये सप्लाई कर रही है वो तो मुकामी सतह पर वो तो ड्रैब के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है। हालांकि ये जो एटम है, ये जो इंजेक्शन है, ये मल्टी नेशनल कंपनी का है, वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पर मुकामी सतह पर इंजेक्शन, तो वो ड्रैब के साथ तो रजिस्टर्ड ही नहीं है वो फर्म। बिल्कुल नहीं है। ड्रैग को चाहिए कि जिस जगह पे वो ये इंजेक्शन फिल करते हैं छोटी डोजेज में, उस जगह को चेक किया जाए कि क्या वहां कोई आम कमरा है, क्या ऑपरेशन थिएटर है, क्या वो बंदा ट्रेंड है जो कर रहा है ये इंजेक्शन जो फिल कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग कैसी है, ये सब चीजें देखने की है। ठीक है, तो नवीद जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं कि ड्रैब से भी हम देख रहे हैं कि जो तमाम फर्म्स हैं वहां पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या इस मामले पर ड्रैब वाले पहले सोए हुए थे, वो ये नहीं देख रहे कि कौन सी अद्वियात नुकसानदेह हैं? जिस तरह से डॉक्टर साहब उसका तरीका इस्तेमाल बता रहे हैं कि किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से नुकसानदेह की बात डॉक्टर साहब मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि अद्वियात तो नुकसानदेह नहीं है। जी जी बिल्कुल, जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको सेव करके रखा जा रहा है अपना नुकसान बचाने के लिए सिर्फ। जी बिल्कुल ऐसे है जी। तो देखें ये इंजेक्शन जो है, ये तो शुगर के मरीजों की ये नेमत है कि उनकी नजर बच जाती है इस इंजेक्शन से, और इसकी कीमत बहुत थोड़ी है। अगर आप सिंगल डोज इंजेक्शन लें, इसका जो आइलिया या दूसरे इंजेक्शन है, सिंगल डोज की कीमत तो 80,000 रुपए का, तो वो ठीक है 80,000 रुपए का टीका 1 महीने लगना है, 80 का दूसरे, 80 का तीसरे, 3 महीने के बाद डॉक्टर ने असेस करना है कि अब इसे मजीद कितने टीकों की जरूरत है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब जो प्रोसीजर एक है अनवार भाई, जो प्रोसीजर है, क्या वो हम अडॉप्ट नहीं करेंगे? कानून फिर हम किस लिए बनाते हैं? अगर ये जो फर्म सप्लाई कर रही है जी, अगर ये फर्म सप्लाई कर रही है तो ड्रैब से रजिस्टर्ड हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भी फिल करे वो रजिस्टर्ड हो, जो भी फिल करे वो सर्टिफाइड हो, उसकी ट्रेनिंग, और ये बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर में बिल्कुल ऐसे ही इसको भरा जाए जैसे आप किसी की आंख का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नवीद, तो फिर तो हम देख रहे हैं कि इंसानी जान की तो कोई भी वैल्यू नहीं है। ये कह दिया जाता है कि अवाम को रिलीफ दे दिया जाएगा। जिन लोगों के साथ ये वाकया पेश आ गया, जिनकी बिनाई चली गई, उनको किसी भी किस्म का रिलीफ दे दे तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? अनवार भाई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये भी हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि देखें, जो एक पेशेंट जो कसूर में जिसके साथ वाकया हुआ, ये फिर वो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनके भाई हैं। उसके बाद उनका ऑपरेशन, इस वक्त उनको जो प्रोफेसर असद असलम साहब हैं लाहौर के, उन्होंने ये खत लिखा है महकमा सेहत को कि ये इन्फेक्शन हुआ है इस इंजेक्शन की वजह से, जिसके बाद ये सारा मामला उठा है। उनसे मेरी आज बात हुई है, वो कंफर्म नहीं है कि बनाई वापस आ जाएगी, और खुदा ना खास्ता अगर बनाई वापस ना आई तो कितना बड़ा लॉस है ये एक सवाल है कि अब वो लोग जो मुतासर हुए हैं, वो क्या उनकी बनाई वापस आ जाएगी, कितनी मुतासर होगी? अभी तक उनकी बनाई वापस आ सकती है अगर उन्हें एंटीबायोटिक के इंजेक्शन आंख के अंदर, जहां ये इंजेक्शन की दवाई गई है, उसी एरिया में एंटीबायोटिक के इंजेक्शन 2 से 3 इंजेक्शन लगे प्रॉपर हॉल में, तो फिर उनकी बिनाई वापस आने का, इन्फेक्शन के खत्म होने का अल्लाह करे इंशाल्लाह चांस है। अल्लाह करे जी। लेकिन ठीक है जी, लेकिन होता यह है कि इन्फेक्शन की जितना जल्दी, मसलन इन्फेक्शन, ये जो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाना है इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, वो अगर 1 घंटे इन्फेक्शन के 1 घंटे के बाद लगाएं, 1 दिन के बाद लगाएं, और 1 हफ्ते के बाद अगर लगाएं, तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है। घंटे के बाद लगाएंगे तो उसकी बिनाई वापस आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। दिन के बाद लगाएंगे 24 आवर्स के बाद, तो आप देखें कि उस वक्त तक इन्फेक्शन उसके पर्दे को काफी खराब फैल चुका होगा। और अगर आप 1 हफ्ते के बाद लगाते हैं तो उसका मतलब है कि अब आप जो मर्जी कर लें, ये ठीक होने की नहीं है चीज। ठीक है नवीद, अभी जो केसेस हम देख रहे हैं जो लाहौर में इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं, अब उनका इलाज कहां पर किया जा रहा है, उनको क्या रिलीफ दिया जा रहा है, क्या उनकी माली मदद की जा रही है? क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ नहीं किया जा सकता। जिस तरह से डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि एक मुतय्यन वक्त है, उसके अंदर अंदर अगर आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आप बिनाई को रोक सकते हैं। ये एक बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसके ऊपर काम नहीं किया गया। बाकी उसके ऊपर फिलहाल ये काम करना चाहिए कि ये जितने भी लोग हैं, इन्हें एक सेंटर में बुलाया जाए, उस जगह पे इन तमाम लोगों की ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक इंजेक्शन दोबारा इनकी आंख में लगाए जाएं,
और इनको एडमिट किया जाए और एडमिट करने के बाद डेली इनका चेकअप हो और जब तक डॉक्टर उन्हें अलाउ ना करे उन्हें डिस्चार्ज ना किया जाए। अभी तक पंजाब हुकूमत की जानब से कोई ऐसा मेडिकल बोर्ड आई स्पेशलिस्ट के ऊपर बना देना चाहिए था, लेकिन वो मुझे ये पता लगा वो कहते हैं कि जिधर ये इन्फेक्टेड हुई आंखें वहां पे सरकारी अस्पतालों में सर्जन मौजूद है, वहां पर जाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है बेचारों को, वो किधर जाएं? नहीं, ऐसे भी किया जा सकता है कि जहां से इंजेक्शन लगा है वहां जाएं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है तो व्हाई नॉट कि एक अस्पताल हो, वहां पे एक जैसी ट्रीटमेंट, एक जैसे इंजेक्शन इन सब लोगों को लगे ताकि ये ठीक हो जाए। ठीक है नवीद, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे लाहौर में जब हमने देखा केसेस रिपोर्ट हो गए तो क्या उस वक्त बर वक्त कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद फिर इत्तलात जो थी वो कसूर से भी आई, मुल्तान से भी आई, सादिकाबाद से भी आई, कि वहां पर भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए नवार, ये तो गरीब मरीज की तो आवाज़ ही नहीं ना। ये तो मैं आपको बता दूं कि एक पेशेंट था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनके भाई का ये केस हाईलाइट हो गया, वरना शायद ये हाईलाइट ही ना होता। उसके बाद मुल्तान से फिर बयान आ गया एक मरीज का, फिर दूसरे शहरों से आ गया। तो अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि कितने लोग हैं। ये कम से कम ये डाटा तो कलेक्ट कर लिया जाए पंजाब हुकूमत की जानब से, महकमा सेहत की जानब से, कि कसूर में कितने हैं, मुल्तान में कितने हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं कि डेटा कलेक्ट करना बात की बात है, इन लोगों को पकड़ना बात की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोग इफेक्टी हैं, जिनकी आंखों में इंफेक्शन हुई, उन्हीं की डाटा की बात कर रहे हैं, सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका पता। डॉक्टर साहब, हम यही कह रहे हैं कि उनका पता कराएं सबसे पहले। लेकिन ये भी केस तब मंजर आम पर आया जब एक अहम शख्सियत के जो भाई हैं उनके साथ ये वाकया पेश आया है। आम आवाम का तो कभी किसी ने भी नहीं सोचा, और ये कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है डॉक्टर साहब, ये कई सालों से इसी पैटर्न पर हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि इसी तरह ये जो प्राइवेट अस्पतालों में जाके मोटरसाइकिल पे एक लड़का जाके ये इंजेक्शन सप्लाई करता है, ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है इसका। हॉस्पिटल को भी ये बहुत आसानी है कि उसने फोन किया, वो लड़का थैले में डाल के टीके घूम रहा है और उसने उस जगह पे जाके सप्लाई कर दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ रहिएगा। मियां साहब, अब ये कितना बड़ा सानिया है इस हवाले से, हुकूमत का रद्द-ए-अमल आप देख रहे हैं कि वो बर वक्त है और एक्शन लिया जा रहा है इस पर या नहीं? एक्शन यही है जी कि 5 रुकनी कमेटी बना दी है, वज़ीर आला पंजाब ने कल कमेटी में जो है वो ब्रीफिंग भी ली है। अब ये देखना है कि इसको मैकेनिज्म कोई हम बनाते हैं या नहीं, या ऐसे ही चलना है, क्योंकि ये कई सालों से ऐसे चल रहा है। अब तो एक वाकया पेश आ गया सामने, तो हाईलाइट हो गया मीडिया में, तो जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस ले लिया, वफाकी वज़ीर सेहत ने भी नोटिस ले लिया। अब शायद इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो। तो हम जो जितनी पेचीदा बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, इसके ऊपर अमल दरामद करना मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत मुश्किल काम है। कैसे मुमकिन होगा? और फिर इस टीके के ऊपर इंजेक्शन लिखा हुआ है जो बंदा सप्लाई कर रहा है, ये बात है। दूसरा, जो फर्म सप्लाई कर रही है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है ड्रैब के साथ, तो कानून किस लिए बनाते हैं, ड्रैब किस लिए है जो इनको रजिस्टर करती है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उन मरीजों के लिए अब क्या करेंगे जो मरीज अभी हमें पता ही नहीं किधर किधर है, जो इन्फेक्टेड हुए हैं, बड़ी तादाद में है, बिल्कुल उनका भी नहीं पता, और वो कैसे रिकवर करेंगे? ये भी कई डॉक्टर कह रहे हैं कि जी बर वक्त, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल आएंगे तो फिर अगर बर वक्त ना आ सके तो फिर क्या ना हुआ तो फिर जो आंखों की बनाई वो भी जा सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जिस पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से बहुत से सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन साबिक टेस्ट क्रिकेटर और फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ एक बार फिर से खबरों में हैं, इन हो चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम समेत वर्ल्ड कप के लिए जो पाकिस्तानी स्क्वाड को मुंतखब किया गया है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। और कप्तान बाबर आजम से कई खिलाड़ियों को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। मोहम्मद आसिफ ये कह रहे हैं कि मैंने बाबर आजम को सिर्फ 2 गेंदों का सामना करने के बाद ट्रायल्स में मुंतखब किया था। आप उनके वालिद आजम सिद्दीकी से भी ये पूछ सकते हैं कि मैंने बाबर को ZTBL ट्रायल्स में मुंतखब किया था। साबिक फास्ट बॉलर का ये कहना था कि बाबर मुल्क के बेहतरीन बैटर्स में से एक हैं, लेकिन वो डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं और इस तरह से वो रिजवान पर प्रेशर बढ़ाते हैं। और आज भी वो कह रहे हैं कि T20 क्रिकेट में वो बाबर आजम को मेडन ओवर करवा सकते हैं। बड़े कॉन्फिडेंट है मोहम्मद आसिफ। अगर आप बाबर को अच्छी गेंद करवाते हैं तो वो फिर हिट नहीं कर सकते।
वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्क्वाड में तकरीबन सारे ही बॉलर्स एवरेज हैं, कोई भी खास बॉलर हमारे पास नहीं है, क्योंकि टीम में फेवरेटिज्म देखा जा रहा है, जो पसंद है उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के साबिक बैट्समैन हाशिम आमला ने क्रिकेट वर्ल्ड कप की 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमों से मुतालिक पेशगोई कर दी है, और इस हवाले से हाशिम आमला का यह कहना है कि पाकिस्तान, भारत, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स सहाफ़ी अनस सैयद ने हमें ज्वाइन किया। अनस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा वीज़ों से मुताल्लिक एक जो मसला अभी पड़ा हुआ है, पाकिस्तान ने 29 सितंबर को अपना पहला वार्म अप मैच खेलना है, अभी तक पाकिस्तानी टीम को वीज़े क्यों नहीं मिल सके? देखें, पाकिस्तान टीम जब एशिया कप से वापस आई तो उसके बाद से जो वो इन्होंने रिक्वेस्ट कर दी थी, तमाम जो पासपोर्ट हैं वो भिजवा दिए थे, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया जाने के लिए उनकी वजारत दाखिला की जो परमिशन है वो दरकार है, वो अभी तक नहीं मिल सकी, क्योंकि जुमे तक जो है वो नहीं आई थी, फिर हफ्ता इतवार जो है वहां पे काम बंद था। और अब जो आज उम्मीद है कि पीर के रोज आज तमाम खिलाड़ियों को वीजे भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो डिलेइंग टैक्टिक्स है वो हमेशा से ही रहते हैं पाकिस्तान टीम के साथ। जब भी पाकिस्तान टीम ने इंडिया का जो वो ट्रैवल करना होता है किसी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए, तो हमेशा की तरह यही होता है कि जो वीजे हैं वो जो है उनको पाकिस्तान टीम को ताखीर से मिलते हैं। जो तमाम प्रोसेस है वो यही हुआ है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने आईसीसी को लेटर लिखा और आईसीसी से कहा कि आपने जो कहा था वीजों की यकीन दहानी करवाई थी, और फिर आईसीसी ने जो बीसीसीआई को लिखा आगे वीजे अभी तक क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिल सके। लेकिन अभी भी ये मामला हमें काफी डिले होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, जिस तरह से पाकिस्तानी वर्ल्ड कप टीम का ऐलान हुआ है, इस पर मोहम्मद आसिफ के अलावा भी बहुत से लोग खुलकर बात करते दिखाई दे रहे हैं। फेवरेटिज्म का बहुत ज्यादा शोर है, लेकिन जिस तरह से आसिफ ने तनकीद की है, आपको लगता है ये बनता था? देखें, मोहम्मद आसिफ नो डाउट एक बहुत बड़े बॉलर रह चुके हैं, और जहां तक कि उनके जो मुखालिफ टीम के प्लेयर्स हैं वो भी उसकी तारीफ करते हैं। इमरान खान जो है वो उनकी तारीफ करते हैं, नो डाउट। अगर हम क्रिकेटिंग सेंस की बात करें तो मोहम्मद आमिर की जो क्रिकेटिंग सेंस है मोहम्मद आसिफ की तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन जब उनके करैक्टर पे बात आती है तो यकीनन जो है वो उस वजह से तनकीद की जद में आते हैं, क्योंकि उनका जो करैक्टर है वो एक दागदार है। उन्होंने तस्लीम भी किया था 2010 में, तो उस वजह से उन पे काफी ज्यादा तनकीद होती है। लेकिन जो क्रिकेटिंग की बात करें वो इस बात की जो है सलाहियत रखते हैं कि बाबर आजम को मिडन ओवर करवा लें, क्योंकि वो अभी भी बड़ी अच्छी जो है बॉलिंग करते हैं। लेकिन जब उनके करैक्टर पे बात आती है तो यकीनन जो वो एक उनका जो पास्ट है उसको देख के, लेकिन अंश पाकिस्तान देखें वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है बाबर आजम, इस तरह से उनके हवाले से बात करना 900 डेज मतलब ही इज बीन ऑन नंबर 1, तो इस तरह से बात करना मुनासिब नहीं है शायद। हसन अली के हवाले से भी और शादाब खान के हवाले से भी अब हम यही पॉइंट्स देख रहे हैं कि वो सिर्फ बाबर आजम से दोस्ती की वजह से टीम में हैं। देखें, अगर आप मोहम्मद आसिफ की तनकीद की बात करें तो यकीनन मैं भी कहूंगा कि उन्होंने एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की है। पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप पे जाना है, साबिक खिलाड़ियों को चाहिए, फैंस को चाहिए, उनको बूस्ट करें, उनका मोराल जो है बुलंद करें। अभी एशिया कप में पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, तो यकीनन पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को जो है वो सपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस तरह के बयान से जो है वो उन्होंने कहा तमाम बॉलर जो हैं वो एवरेज होते हैं। यकीनन जो बॉलर्स होंगे उनके माइंड में जो है वो कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो उनका मोराल जो है वो डाउन होता है। तो उनकी तनकीद जो उन्होंने की है मैं उसको बिल्कुल जायज करार नहीं दूंगा, लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं उसकी तस्दीक जो बाबर आजम के वालिद भी कर चुके हैं आगे उनको जो है वो उन्होंने सिलेक्ट किया, बिल्कुल ठीक बातें हैं तमाम, लेकिन जो उन्होंने तनकीद किया बिला वजह की तनकीद है जी। ठीक है। अच्छा, अभी जिस तरह से हम एक प्रॉब्लम देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम के साथ, एशिया कप में भी हमने देखा कि स्पिनर की हमें बड़ी कमी वहां पर महसूस हुई, तो अभी आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान को फुल टाइम ऑफ स्पिनर या जो लेग स्पिनर है वो एक साथ लेकर जाना चाहिए था? बिल्कुल जी, इमाद वसीम का नाम काफी ज्यादा जेरे गौर था और कहा जा रहा है कि इमाद वसीम को लेके जाया जाए, नवाज को ड्रॉप किया जाए। शादाब खान जो वाइस कैप्टन है उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, तो काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क हैं। और इस बात की तस्दीक जो है वो चीफ सिलेक्टर इंतजामुल हक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर दी है, और उनकी जानिब से कहा गया था कि स्पिनर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन की जा रही है। क्योंकि हम श्रीलंका के देखें पिचेस जिस तरह रही है वहां पे जो स्पिनर्स हैं वो अच्छा डोमिनेट करते रहे हैं, तो पाकिस्तान
पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, तो आप जो जिस तरह आपने टीम में चेंजेस की बात की, आप जब स्पिनर एकदम से टीम में जो है वो चेंजेस नहीं लाई जा सकती हैं। अभी जो टीम जो है वो डिले हुई है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ वजूहात थी, यानी कि टीम को असेस किया जा रहा था, लेकिन आपने देखा कि उसके बावजूद जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सिर्फ जो एक चेंज की गई है। तो ये वही टीम है, इसको बिल्कुल भी अचानक से चेंज नहीं किया जा सकता कि आउट ऑफ द वे किसी प्लेयर को शामिल किया जाए। ठीक है, लेकिन ये टीम एशिया कप में परफॉर्म नहीं कर पाई थी। जिस तरह से हम स्पिनर की कमी की बात कर रहे हैं, ओपनिंग पेयर की अगर हम बात कर लें, ओपनिंग पेयर अभी तक हमारा सेट नहीं हो पाया। फिर नसीम शाह बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, वो वर्ल्ड कप में नहीं होंगे। जी देखिए, नसीम शाह तो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं, उनकी जगह हसन अली को शामिल किया गया है। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे जो तनकीद हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक चेंज जो हुई है उसकी वजह से हो रही है। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हसन अली की शमूलियत पे। सोशल मीडिया जो है वो अब जो कहा जा रहा है कि हसन अली ने किस परफॉर्मेंस पे हसन अली को टीम में शामिल किया गया है, उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन जब सवाल हुआ इंजमाम उल हक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हसन अली ही चॉइस थे नसीम शाह की, तो जमान खान को क्यों भिजवाया गया, शाहनवाज दानी को क्यों भिजवाया गया बतौर जो है मुतबादिल खिलाड़ी? तो आपने हसन अली को भिजवाते ताकि वो एशिया कप में जो श्रीलंका के खिलाफ जो है मैच खेल लेते। लेकिन उन्होंने कहा कि हसन अली जो है वो इंजर्ड थे, लेकिन अब वो अचानक से फिट भी हो गए हैं। तो वही कुछ जो चीजें हैं टीम में जो बेहतर करने की जरूरत है कि आउट ऑफ द वे जो वो जिस तरह शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन हसन अली के अलावा जो है वो अरशद इकबाल की जो है वो ऑप्शन थी कि उनको टीम में शामिल किया जा सकता था। उसमें भी काफी ज्यादा फास्ट बॉलर हैं, उनको ज़ेरे गौर लाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी ज्यादा इजलास हुए वर्ल्ड कप की टीम को लेके, लेकिन आपने देखा सिर्फ एक वाहिद चेंज की गई। यहाँ के मोहम्मद आमिर का जो नाम भी ज़ेरे गौर आया कि उनको भी शामिल करें, लेकिन वो उन्होंने रिटायरमेंट ले रखी है। तो वो जो एक खलल है उनकी उसमें शामिल है, उनकी जो सामने आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स सहाफी अन सईद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ऐसी सहूलतें हमें मुहैया कर दी हैं कि हम कहीं भी मौजूद हों, किसी दूर दराज इलाके में ही क्यों ना हो, अगर आप में टैलेंट मौजूद है तो फिर आपको डॉलर्स कमाने से कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, टिकटॉक है और एक्स पर अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी वीडियोस देखी जा रही हैं, आपका कंटेंट अच्छा है, तो फिर आप भी हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हैं। लेकिन ये डॉलर्स कैसे कमाए जा सकते हैं, आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होंगे, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया एक्सपर्ट महर साजिद अफजल ने हमें ज्वाइन किया। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं? जी अनवर, देखें, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो फुल्ली मोनेटाइज है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें आप एड्स से भी रेवेन्यू कमा सकते हैं, आप स्पॉन्सरशिप से भी रेवेन्यू कमा सकते हैं, आप इसके ऊपर मार्केट प्लेस बना के भी रेवेन्यू कमा सकते हैं। इसके अलावा जो फेसबुक है वो पार्शली मोनेटाइज है, सिर्फ राइट्स मैनेजर जिन पेजेस के पास है उनको उन्होंने मोनेटाइज किया हुआ है। लेकिन ये चीज़ वेरी सून जो है बाय द एंड ऑफ 2023 इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर शायद फेसबुक भी फुली मोनेटाइज हो जाए। इंस्टाग्राम और टिकटॉक जो है, यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना के स्पॉन्सरशिप्स और इनडायरेक्टली जो है वो उन जराए से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यूट्यूब जो है वो फुली मोनेटाइज है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से मोनेटाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, अभी काफ़ी लोगों को फिर इसमें प्रॉब्लम भी आ रही है। जैसे फेसबुक को मोनेटाइज कराना आजकल कहा जाता है कि आसान नहीं है, और दूसरा किस किस्म की वीडियोज़ बनाए जाएँ, हर प्लेटफॉर्म एक दूसरे से डिफरेंट है। फेसबुक पर आप क्या समझते हैं, किस किस्म की वीडियोज़ ऐसी हैं जो जिनका ज़्यादा फिर रिस्पॉन्स आता है? देखिए, फेसबुक के ऊपर जो ज़्यादा रिस्पांस वाली वीडियोस हैं वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर होती है। फेसबुक इस तरह का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक कोई सर्च इंजन नहीं है, जबकि यूट्यूब जो है वो वीडियोस का सर्च इंजन है। तो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाएंगे फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि फेसबुक जो है वो करंट पोस्टों को, जो करंट मीडिया होता है उसके ऊपर डाला जाता है, उसको वो ज़्यादा रीच देता है। और सर्चेज ना होने की वजह से पुरानी वीडियोस या पुराने कंटेंट के ऊपर रीच थोड़ी कम हो जाती है। जबकि यूट्यूब जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आप ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जो एवरग्रीन हो, जिसके ऊपर आज भी व्यूज आ रहे हो और आज से 4 साल बाद भी व्यूज आ रहे हो। ठीक है, तो और अगर टिकटॉक के हम पैटर्न की बात करें, टिकटॉक का पैटर्न क्या है, कौन सी और कितनी देर वाली वीडियोस बनाने से ज्यादा रेवेन्यू आता है, या और टिकटॉक की जो मोनेटाइजेशन है वो अभी इजीली हो रही है?
नहीं, टिकटॉक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में तो नहीं हो रही। उन्होंने यूएस के अंदर एक बीटा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके अंदर 1 लाख व्यूज और 10,000 सब्सक्राइबर्स के साथ वो मोनेटाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आ जाएगा। और टिकटॉक के हवाले से यह है कि टिकटॉक ने शॉपिफाई के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके जरिए वो शॉपिफाई को इंटीग्रेट कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, यानी कि आप शॉपिफाई की एफिलिएट जो है वो टिकटॉक के ऊपर डायरेक्ट कर सकेंगे। शॉपिफाई से प्रोडक्ट लेके टिकटॉक के अपने अकाउंट पे लगा सकेंगे और डायरेक्टली कंज्यूमर जो है वो वहां से जाके बाय कर सकेंगे। तो दैट इज आल्सो कमिंग वेरी सून। ठीक है। अच्छा, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं लोग वो फिर बड़े हमें कंफ्यूज दिखाई देते हैं कि जो शॉर्ट वीडियोस हैं उनका जैसे आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इस हवाले से फिर ज्यादा पैसे देते हैं? देखिए, शॉर्ट वीडियो के ऊपर रेवेन्यू कम बनता है चाहे किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। इसी वजह से जो टिकटॉक का रेवेन्यू देखा गया है, जो टिकटॉक ने अभी तक क्रिएटर को क्रिएटर फंड्स के नाम से दिया है, वो यूट्यूब से 10 टाइम कम है एड्स रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो। यूट्यूब के ऊपर क्योंकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी है और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी है, तो लॉन्ग फॉर्म के ऊपर एड रेवेन्यू अच्छा बनता है। बाकी स्पॉन्सरशिप्स के पैसे तो सेम है, चाहे आप टिकटॉक से ले रहे हैं चाहे आप यूट्यूब से ले रहे हैं। लेकिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, रील्स और यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स जो है, ये क्विकेस्ट पॉसिबल वे है इस वक्त आपके चैनल को ग्रो करने का। अगर आप यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बना रहे हैं तो ये सबसे क्विकेस्ट पॉसिबल वे है, क्योंकि ये कंटेंट कंज्यूम ज्यादा होता है, इसकी लेंथ कम होती है, इसको एंगेजिंग बनाना आसान होता है। तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से जो न्यू क्रिएटर हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सीख कर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की तरफ स्विच कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे एक वीडियो अगर कोई कंटेंट क्रिएटर बनाता है और उसी वीडियो को फिर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लगा देता है, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, एक्स है या टिकटॉक है, तो मतलब साइमल्टेनियसली हम ये कर सकते हैं और कि तमाम फिर प्लेटफॉर्म से आप अर्निंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसको आप रीपर्पस कर सकते हैं अपने कंटेंट को। आपने एक वीडियो बनाई है जो कि आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसे जितनी मर्जी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो अपलोड करना चाहें कर सकते हैं। उनके क्लिप्स काट के अपलोड कर सकते हैं, उनमें से शॉर्ट फॉर्म बना के, रील्स बना के अपलोड कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ बता दूँ कि अगर एड रेवेन्यू से पैसे कमाने हैं वीडियो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, तो आपको टॉपिक सिलेक्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको टॉपिक सही सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस्लामिक कंटेंट की तरफ या न्यूज़ के कंटेंट की तरफ जो है वो चले जाते हैं स्टार्ट के अंदर। देखें, इस्लामिक कंटेंट के ऊपर एड रेवेन्यूज अच्छे नहीं बनते, उनके ऊपर ज़्यादा एड नहीं चलती, एडवर्टीजर ज़्यादा ऐड चलाना पसंद नहीं करते क्योंकि बाइंग इंटेंट व्यूअर की नहीं होती, वहाँ पे एड्स के कन्वर्जन रेट स्लो आते हैं। तो ब्रांड चाहते हैं कि उनकी एड ऐसी जगह पे चले जहां पर लोग ब्रांड्स की बातें कर रहे हों या ब्रांड से रिलेटेड कोई डाटा मौजूद हो, वहां की ऑडियंस ब्रांड्स को लाइक करती हो ताकि एड्स का कन्वर्जन रेट अच्छा है। ठीक है। तो फिर साजिद, किस तरह से कंटेंट की जो एक लाइन है उसको किस तरह से सिलेक्ट किया जाए? जो नए आने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे फिर आप? जिस तरह से व्लॉगिंग की जाती है, ट्रैवल पर बात कर लें, फूड पर बात कर लें, स्पोर्ट्स पर बात कर लें या एंटरटेनमेंट पर बात कर लें। ट्रैवल के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर सीपीएम्स अच्छे हैं। इसी तरह से स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट की ऐड चलती हैं, ट्रैवल के ऊपर एयरलाइंस की ऐड चलती हैं, टिकट सेल करने की ऐड चलती हैं, ट्रैवल पैकेजेस की ऐड चलती हैं, तो वो अच्छे सीपीएम्स उनके ऊपर होते हैं। लेकिन इंटरटेनमेंट के कंटेंट के ऊपर जो है वो थोड़े से लो सीपीएम चले जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑन एवरेज जो है वो सीपीएम $0.5 से लेके $1.5 से $2 तक का सीपीएम है। तो इसके अंदर ऑन द एवरेज आप देखें, अगर आपका $1 का सीपीएम है और आपकी वीडियो ने 1 मिलियन व्यूज बना लिए हैं तो ऑन द एवरेज आप $1000 जो है वो कमा सकते हैं। ये एक मैंने फॉर्मूला रफली बता दिया। ठीक है। तो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं एक पॉडकास्ट का तरीकाकार शुरू कर दिया गया है, एक पैटर्न सब उसको फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें क्या ज्यादा कमाई है? जी, पॉडकास्ट के अंदर ज़्यादा एड्स इसलिए चलती हैं कि एक ऐड होती है जिसको हम कहते हैं मिड रोल एड्स। मिड रोल ऐड क्या होती है कि एक प्री रोल ऐड है, एक पोस्ट रोल ऐड है। मिड रोल ऐड आप दरमियान में प्लेस कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। जितनी वीडियो की लेंथ ज़्यादा होती जाएगी उसके अंदर एड्स उतनी ज़्यादा चलती जाएंगी। तो पॉडकास्ट के हवाले से रेवेन्यू अच्छा इसलिए है कि पॉडकास्ट के अंदर मिड रोल ऐड जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है। लेकिन पॉडकास्ट अगेन वो आपको एक न्यू यूट्यूबर को मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो पॉडकास्ट से स्टार्ट करे, क्योंकि इसके लिए आपको पहले अपना फेस जो है वो बिल्ड करना पड़ता है, फिर आपको सेलिब्रिटीज को बुलाना पड़ता है, आपके कनेक्शंस होने चाहिए, आपने ऐसे लोगों को लेके आना जिनको लोग सुनना चाहते हैं। तो अगर आपके पास ये स्किल सेट है तो आप पॉडकास्ट की तरफ जाएं। अदरवाइज जो दूसरी नीचेज हैं, जैसे हेल्थ की नीच है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की नीचेज हैं, जैसे आपकी फिटनेस की नीच है, जैसे आपके फाइनेंस की नीच है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सीपीएम्स रिलेटिवली अच्छे बनते हैं। और इसके अलावा एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं कैश काउ चैनल्स। कैश काउ चैनल्स क्या होते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंग्लिश वॉइस ओवर के अंदर एक फेसलेस चैनल बनाते हैं
जो कि वैल्यू ऐड करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोशल मीडिया एक्सपर्ट महज साजिद अफजल हमारे साथ इनकम थे। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।